कोई भी चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। पांच मार्क्स का आता है ये, ठीक है। हाँ, 5 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता है, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में से टॉपिक आते हैं। भाई भाई बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर अगर आपको क्लियर है तो छठा और सातवां आराम से हो जाएगा, आसान चैप्टर है वैसे ही, ठीक है। इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी जो आज की क्लास में मैं कवर कराऊंगा ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो है बायट सेवर्ट लॉ, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तीसरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बायट सेवर्ट लॉ, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है भैया। देखिए, ठीक है, बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है। बात करता हूं मैं सबसे पहले, भाई आगे जा, आगे 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 जा, बात मत करना, भाई ध्यान रखना, कहीं बैठे हो। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, रैंडम, ठीक है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, और ठीक है भैया, और अपने आप ही इनको ये पता लगा, मतलब कि कोई इनका पर्पस नहीं था, जो कंक्लूजन निकलेगा ना वो इनका पर्पस नहीं था। चलो एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, सुन लीजिए। एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने ये लिया था एक सर्किट, उसमें लगाया था एक बल्ब, ठीक है, ठीक है, बल्ब लगाया था, ठीक है। और बल्ब के पास रखा था एक कंपास, ये थी कंपास की नीडल। कंपास की नीडल जो होती है वो मैग्नेट की बनी होती है, किसकी बनी होती है? और अगर कंपास की नीडल मैग्नेट की बनी है तो वो नीडल मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या हो सकती है? डिफ्लेक्ट हो सकती है। दोबारा मैं बोल रहा हूं, लड़की रुक जाए, मैं कह रहा हूं कंपास की नीडल बनी होती है मैग्नेट से, और जो कंपास की नीडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट आ रही है तो समझ जाना कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, समझे? ये कंपास है, कंपास की नीडल मैग्नेट की बनी होती है, और मैग्नेटिक नीडल जब भी डिफ्लेक्ट होती है या उसके अंदर जब भी फ्लक्चुएशन आती है जब उसके आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। और स्टड ने ये सब कुछ एकदम कोई इनका पर्पस नहीं था, और स्टार्टिंग में यह माना जाता था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब तक जाने आता था यही, और स्टड से पहले एक दिन और स्टड इसी प्रकार का एक ऐसी सर्किट बना के कर रहे थे, और पास में ही एक रेंडमली क्या रखा हुआ था? कंपास, ठीक है। अब ये पर्पस नहीं था कि कंपास यहां पे रखा गया हो, ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। इन्होंने जैसे ही स्विच को ऑन किया, यहां पर जैसे स्विच को ऑन किया वैसे ही सर्किट में क्या फ्लो होने लगा? करंट। और जैसे ही करंट फ्लो होने लगा तो इन्होंने देखा कि ये जो नीडल ओ पे थी, ओ मतलब जीरो पे थी, ये डिफ्लेक्ट होके कहां पे आ गई? यहां पर आ गई, समझ गए? तो इन्होंने देखा कि अरे ये डिफ्लेक्ट होगी अपने आप ही, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना आसपास कोई दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, लेकिन जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली मैंने वैसे इसकी नीडल ओ से कहां पे आ गई? ए पे आ गई।
यानी नीडल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, इन्होंने कहा हो सकता कोई दिक्कत हो, दोबारा से एक्सपेरिमेंट इन्होंने दोबारा से क्या किया, स्विच ऑफ किया। जैसे स्विच ऑफ किया वैसे नीडल फिर कहां पे आ गई, ऊपर आ गई, ऊपर आ गई। जैसे स्विच ऑन किया करंट फिर फ्लो हुआ, वैसे नीडल फिर कहां भागी, ए पर। इन्होंने दूर मतलब जो सर्किट था इनका उसके आसपास चेक किया कि भैया यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इसके डिफ्लेक्शन की वजह हो। तो उन्होंने देखा कि भैया इस सर्किट के अलावा दूसरी कोई चीज थी नहीं वहां पर। और इन्होंने ऐसे 50 बार किया होगा, क्योंकि भैया पीछे से माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का आपस में कोई संबंध, तो भैया यहां पर तो संबंध आ रहा है ना, समझिए समझिए। तो इन्होंने कई बार किया और कई बार करने के बाद देखा कि ये डिफ्लेक्शन जब ही आ रही है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये डिफ्लेक्शन जब ही आ रही है जब इसके अंदर करंट, ठीक है, फ्लो कर रहा है। जैसे करंट का फ्लो रुक जाता है वैसे ये डिफ्लेक्शन भी क्या होती है, गायब हो जाती है। समझ में बात नहीं। अब चलो भैया इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। इन्होंने क्या क्या किया, एक्सपेरिमेंट में करंट को इंक्रीज किया। ठीक है भैया, जैसे ही इन्होंने इसके अंदर करंट को इंक्रीज किया, ये डिफ्लेक्शन पहले 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आ रही थी, अब जैसे ही करंट इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी भैया, इंक्रीज हो गई। ठीक है, और जैसे ही करंट को क्या किया इन्होंने, डिक्रीज किया, डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे ही करंट को इन्होंने कांस्टेंट किया, क्या किया, डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, एक जगह रुक गई। और जैसे ही करंट को इन्होंने, ये करंट है भाई, और जैसे ही करंट को इन्होंने जीरो किया, डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जीरो हो गई। ये इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट थे। ठीक है, ये इनके क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे। अब इन्होंने क्या निकाला, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, कि भैया ज्यादा करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। और कंपास की नीडल के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी है, ज्यादा हो चुकी है। समझ गए, कम करंट को कम किया, डिफ्लेक्शन भी कम होगी। इसका मतलब कंपास के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी है, कम होगी। करंट कांस्टेंट किया, डिफ्लेक्शन भी एक जगह रुक गई। इसका मतलब आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। करंट को जीरो किया, डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी, इसका मतलब आसपास की मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो चुकी है। ठीक है भैया, तो कंक्लूजन में देखा कि करंट बढ़ाया, डिफ्लेक्शन बढ़ी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुई थी, बढ़ गई थी। समझ गया, करंट घटाया, डिफ्लेक्शन घट गया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी थी, घट गई। ठीक है, उसके बाद करंट को कांस्टेंट किया, डिफ्लेक्शन कांस्टेंट हुई, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बाहर की, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है, वो भी कांस्टेंट। करंट जीरो किया, मैग्नेट डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो चुकी थी, जीरो। तो इन्होंने फाइनली क्या बोला कि जो भी डिफ्लेक्शन आ रही है किसके अंदर, कंपास के अंदर, ठीक है भैया, वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि करंट कितना है। समझ गया, करंट ज्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओए बोलिए मत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर, थ्रू दी। तो भैया कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वायर की वजह से, वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। समझ गए, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट आ गया। समझ गए, क्यों, क्योंकि भैया डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू करंट आ रहा था। और जो डिफ्लेक्शन जब भी हो सकती है कंपास के अंदर, जब उसके आसपास के क्षेत्र में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। और मैग्नेटिक फील्ड आ कहां से रही थी, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से या सर्किट की वजह से। समझ गए, ये कह के ये मर गए। इन्होंने रिलेशन दे दिया, बहुत मारूंगा ध्यान रखिए, तेरे को नैतिक भूत बना दो ही मार के भी।
इन्होंने ये बता दिया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का आपस में संबंध होता है। जितना स्ट्रॉन्ग करंट रहेगा वायर के अंदर उतनी उसके चारों ओर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितना ही वीक करंट रहेगा वायर के अंदर उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। समझ गए? और मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगी जब तक वायर के अंदर से करंट फ्लो करता रहेगा। ये कह के मर गया। अब भैया कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वायर, कितने करंट में? हमने करंट डाला और मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? तो ये नहीं बताया इन्होंने, ये बताकर बस इतना बता करके चले गए कि करंट होगा तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कह के मर गए। उसके बाद आया भैया 50 साल बाद एक नया वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बायट सैवर्ट्स। क्या नाम था? अच्छा, आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दूं कि बायट जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है करंट की। इसकी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, बायट, BIOT, बायट। ठीक है। अब इन्होंने रिलेशन दिया कि भैया करंट जो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब यहीं पे लिखने आ रहा हूं भैया, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर can be given by Biot-Savart's लॉ। किससे दी जाती भैया? जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो किससे दी जाती है? बायट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से। ठीक है भैया, क्या कहता है? चलो भैया अब हम पढ़ेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ। ये नोट है भैया कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है नोट। अब देखिए ये लॉ ऐसा ड्राइव करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन इस लॉ की जो 3 एप्लीकेशन है और इस लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो बहुत आते हैं। तो ध्यान समझना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता देता हूं कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो 0 से 90 डिग्री तक, अगर मैं 0 डालूं, फिर 30 डिग्री डालूं, फिर 45 डालूं, फिर 60 डिग्री डालूं, फिर 75 डालूं, फिर 90 डालूं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो 90 के बाद वाले एंगल पर घटना चालू होती है और 180 पर वापसी क्या होती है, 0 हो जाती है। कौन होता है? साइन। तो ध्यान रखना कि किसी भी चीज के अंदर अगर वेरिएशन इस तरीके से आ रही है कि पहले वो बढ़ रहा है, कब तक? 90 डिग्री तक, फिर 90 के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है, और क्या हो जाता है, 0। तो इसका मतलब वो जो चीज है उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है बिल्कुल किसकी तरह आ रही है, साइन की तरह आ रही है। किसके अंदर, किसकी तरह आ रही है? चलो इसको साइड में करते हैं और बात करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ की। ध्यान दीजिए भैया, बायट-सैवर्ट्स लॉ एक करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालता है। क्या निकालता है? एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर मतलब ऐसा वायर जिसके अंदर क्या हो, करंट हो, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायट-सैवर्ट्स लॉ का। देखिए भैया, बायट-सैवर्ट्स लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ। हाँ ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये आपका करंट कैरिंग वायर क्या है ये? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी तो ध्यान रखना, वरना वहीं आके ध्यान दे दूंगा सारा। ठीक है, ये वायर है एक्स और ये है वाई, एक वायर है। ठीक है। अच्छा, मैं पूरे वायर की बात नहीं कर रहा, मैं इस वायर के छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस पूरे वायर की बात नहीं कर रहा, मैं इस वायर के छोटे से टुकड़े की बात कर रहा हूं, और इस टुकड़े की लंबाई क्या है, DL है। क्या है? इस टुकड़े की लंबाई कितनी है, DL है। अच्छा, इसे बोलता हूं लेंथ ऑफ, हाँ ये वायर है, ये पूरे वायर है, लेकिन मैं पूरे वायर की बात नहीं कर रहा,
मैं इस वायर के छोटे टुकड़े की बात कर रहा हूं, और इसको मैं कहता हूं भैया एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट। बस एलिमेंट समझो, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां से करंट डालूंगा तो वो करंट क्या होगा, यहां से ही पास होगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे? देखिए, केवल इस डीएल को बोल रहा था एलिमेंट, लेकिन जब इससे पास कर गया करंट तो क्या बोलेंगे इसे? करंट कैरिंग एलिमेंट। क्या बोलेंगे? ठीक है, डीएल केवल एलिमेंट था, लेकिन जैसे ही मैं आई इंटू में डीएल करता हूं, आई इंटू में डीएल करता हूं तो क्या बन जाता है? करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में आपको जानकारी बता दूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट कैरिंग एलिमेंट, जिसको मैं आगे आपको सीसीई नाम से बताऊंगा। क्या बोलूंगा? सीसीई, यानी करंट कैरिंग। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं मैं आपको। कैसी क्वांटिटी होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? देखिए, डीएल एलिमेंट है, आईडीएल क्या है? करंट कैरिंग एलिमेंट है। और करंट कैरिंग एलिमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन भी होगी भैया इसकी, हर वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, तो उसकी वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। करंट कैरिंग एलिमेंट की कौन सी डायरेक्शन होती है? करंट कैरिंग एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इसकी क्या डायरेक्शन होगी? इसकी वही डायरेक्शन होगी जो करंट की होगी। तो डायरेक्शन इज सेम एज करंट, डायरेक्शन इज सेम एज करंट। इसकी वही डायरेक्शन होती है जो, ध्यान रखना भैया इसको, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसे कहते हैं क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं इसे? ये लड़की इधर देख, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो आइडियल है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यही क्या करता है? इसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी तो ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसकी वैल्यू कम होगी तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या होनी चाहिए आदर्श? ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी? आइडियल है, तो आई क्या है? करंट है, एम्पियर। और डीएल क्या होगा? लेंथ है, तो मीटर। एम्पियर मीटर इसकी क्या होगी? एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर। ठीक है भैया, ये चीजें ध्यान रखना भैया कि आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट कहलाता है। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर होती है। चलो भैया इसको साइड में रखता हूं, ये केवल करंट कैरिंग एलिमेंट की जानकारी थी। अब आपको पता है जैसे इस एलिमेंट से करंट पास होने लगा तो ये क्या बन गया? करंट कैरिंग एलिमेंट। और जब ये करंट कैरिंग एलिमेंट बन गया तो ये क्या होता है भैया? क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेक करने के लिए एक पॉइंट पर गया। ये पॉइंट क्या है? पी। पी क्या है? वो पॉइंट जहां पर आप इस करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना चाहते हो। अच्छा, इसकी दूरी कितनी है? तो इस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? आर। और आर एक स्ट्रेट लाइन है, और जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भैया, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट ये हो गया आइडियल, और ये क्या हो गया? ये आर हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ये कहा है? उधर की तरफ है। पी पॉइंट कहा है भैया? आर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और डीएल की डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल। क्या बनता है? देखिए, आर की डायरेक्शन इधर है और करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? इधर है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही पॉइंट से निकलती है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल। तो क्या हो गया भैया? थीटा। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन नहीं है। थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन क्या है भैया? सी सी ई एंड आर वेक्टर। अब करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का, करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का एंगल क्या है भैया? थीटा। अच्छा, ये एलिमेंट छोटा है, ये एलिमेंट क्या है भैया? छोटा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर क्या होगी? छोटी होगी, डीबी। अब ध्यान दीजिए भैया, अब सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है,
और आपको पता होना चाहिए सब कुछ। बाय ऑब्जर्वेशन, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है, डीबी उस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है। बी सिंबल है अभी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन नीचे लिखूंगा इसके, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये छोटे से एलिमेंट की वजह से, इसका इस्तेमाल कई जगह पे होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है भैया, सुन लीजिए कि जो डीबी है वो किसके डायरेक्टली होगा, आइडियल के, आइडियल क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट, और क्या है, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, और कम होगी तो कम बनेगी। समझ गया भैया, इसलिए इसके क्या है डायरेक्टली, ये पहली इक्वेशन हो गया। डीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा। पता है क्यों लिख रहा हूं ये, देखिए ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। जो चीज लॉ होती है ना वो ऑब्जर्वेशन, जैसे आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, उसमें कहता है दो मासेस के बीच में फोर्स जो होता है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है, और उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं कर सकता ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, और कहीं है भी नहीं। ये सब ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, और जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है जिसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो होता है उससे लिखते रिलेशन को, इसे कहते हैं लॉ। ठीक है भैया, तो इन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो डीबी है वो इस थीटा के क्या आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है। मेरी बात सुनिए, ये थीटा, यहां पे ध्यान रखना मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल इसकी। थीटा को जब मैं बढ़ा रहा हूं, थीटा को जब मैं, कौन सी थीटा, देखिए आर फिक्स है, डीएल ये रहा, समझ गए। जब मैं इस एंगल को, पहले देखिए ये एंगल जो दिख रहा है आप, ये एंगल, ये एंगल को जब मैं बढ़ा रहा हूं मतलब कि ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, है ना, तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में देखा भैया कि जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हाँ ये वाला थीटा जब मैं बढ़ा रहा हूं करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच का जो एंगल है, जब मैं उसको बढ़ाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये इंक्रीज कहां तक होगी, अप टू 90 डिग्री, अप टू, थीटा को बढ़ाते जाओ और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब तक थीटा क्या है 90 डिग्री हो जाए। एट 90 डिग्री, यहां पे कुछ पॉइंट बता रहा हूं, एट 90 डिग्री, अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब अगर मैं थीटा और बढ़ाता हूं, अच्छा थीटा क्या हो चुका है 90 डिग्री, क्या हो चुका है, अब 90 के बाद बढ़ा रहा हूं मैं, अब थीटा को 90 के बाद बढ़ा रहा हूं, देखिए थीटा क्या है 90 से ज्यादा है, और उसके बाद भी बढ़ा रहा हूं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होने लगती है। क्या होने लगती है, और हो जाती है एट 180 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भैया, जीरो। क्या होती है भाई, प्लीज देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा जब ये करंट आर और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच के एंगल को मैं बढ़ाना चाहूं, जीरो से बढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिख देता हूं आपका, एट 0 डिग्री, एट 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, मतलब अगर इस आर की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन, आइडियल की डायरेक्शन को सेम कर दिया जाए तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नहीं समझे, चलो डायग्राम में बताता हूं मैं आपको। अगर मान लीजिए ये डीएल है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन है। आपने क्या किया, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, तो आपको पता है आर की भी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, यही हो चुकी है। देखिए करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये आर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। अगर आप देखोगे यहां पर कोई पॉइंट है ना, तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही थी,
क्योंकि जब मैंने कंपास को यहां पे रखा, जब मैंने कंपास को यहां पे रखा तो कंपास की नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे हमने क्या किया, यहां पे रखा कंपास, तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, बढ़ गई। यहां पे रखा तो डिफ्लेक्शन और बढ़ गई। यहां पे रखा तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी। यहां पे रखूंगा तो डिफ्लेक्शन और कम होगी। यहां पे रखू, अरे बंद कर दे भाई, यहां रखूंगा तो डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगी, और यहां पे रखूंगा तो डिफ्लेक्शन फिर क्या होगी, जीरो। अरे भाई लॉग आउट कर देना, ठीक है। फिर बाद में दिव्या बोली तेरे को सुन में नहीं आ रही चीजें ना। ठीक है, सुनिए, ये देखिए, ये आइडियल है, ये आइडियल की क्या है, ये पॉइंट पी है। देखिए जो दूरी होगी वो ऐसे लेंगे सेंटर से, तो हम देख रहे हैं आइडियल भी क्या है, ऊपर है। आइडियल भी कहा जा रहा है ऊपर, और रेडियस भी क्या है ऊपर, दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। एंगल क्या है, जीरो। यदि आप इस पॉइंट पर आप कंपास को रखते हो, इस पी पॉइंट पर, तो भैया डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी आपको। डिफ्लेक्शन नहीं दिखने का मतलब है कि इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस केस में जीरो होगी, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है भैया, जीरो। क्योंकि करंट कैरिंग एलिमेंट और आर, सीसीई और आर एक दूसरे क्या है भैया, पैरेलल है। दूसरा, ये आपका सीसीई है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये सीसी की डायरेक्शन है। और आपने क्या किया, आर को यहां पे पॉइंट यहां ले लिया, तो अब ये एंगल बढ़ गया कुछ, जीरो से ज्यादा हो गया। अब ये एंगल जीरो से ज्यादा है, तो यहां पे देखेंगे भैया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी भी क्या होगी, जीरो से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि थीटा भी क्या हो चुका है, जीरो से ज्यादा। और यहां पर करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और रेडियस की डायरेक्शन क्या इधर की तरफ है। ठीक है, यहां पर कंपास रखोगे अगर इस पॉइंट पर, तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी उसके अंदर। डिफ्लेक्शन दिखने का मतलब है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। चलो तीसरा डायग्राम, ये है आपका करंट कैरिंग एलिमेंट, इसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, पॉइंट यहां पे ले लिया, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन चुका है, 90 डिग्री का। तो अब देखोगे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो चुकी है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे मिलने वाली है, क्योंकि थीटा क्या हो चुका है भैया, 90 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल और बढ़ाते चलो भैया, ठीक है। चौथा डायग्राम हमने क्या किया भैया, आई ए है डीएल, ये है करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन, और ये है आपका वो पॉइंट। अब यहां पे देखोगे ना, तो यहां पे आपको डिफ्लेक्शन क्या दिखेगी, कम दिखेगी। क्या दिखेगी, आपकी डिफ्लेक्शन कम हो चुकी है, और थीटा क्या हो चुका है, 90 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पी पर, अब फिर डिक्रीज करना चालू कर देगी, थीटा क्या हो चुका है, 90 डिग्री से ज्यादा। और लास्ट डायग्राम है पांचवा, कि ये है आपका करंट कैरिंग एलिमेंट, ये है आपका डीएल, और इसकी डायरेक्शन क्या है भैया, ऊपर की तरफ, और पॉइंट कहां है भैया, पी नीचे। तो अब यहां पर भी हम रखेंगे, देखिए करंट कैरिंग एलिमेंट कहां है ना, ऊपर, और रेडियस क्या है, नीचे। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो इस केस में हम देखेंगे थीटा जैसे ही हमारा 180 होता है, वैसे ही पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो आप क्या देख रहे थे कि 0 डिग्री से, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और 90 डिग्री पे क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा बड़े एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होती है, कम होने लगती है, और 180 पे आके फिर क्या होती है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से 90 पे बढ़ती है, 90 पे मैक्सिमम हो जाती है, और साइन कॉस, सुबह साइन, 0 से 90 पे कॉस घटता है। मैं बढ़ना बोल रहा हूं, ठीक है भैया।
साइन थीटा के डायरेक्टली है, और लास्ट फैक्टर है भाई, ध्यान दीजिए 1 में आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आप आर को बढ़ाते जाओगे ना तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा आर रहेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर उतनी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसलिए आर के क्या था, इनवर्सली था। अब हमारे पास 3 फैक्टर बने जिसकी वजह से करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, और नहीं, अब सुन लीजिए, अब यहां पे आर स्क्वायर क्यों लगाया, मैंने बताया ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मान लो आर की वैल्यू 1 थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, तो जैसे ही मैं उसी डायरेक्शन में उसी एंगल पर आर की वैल्यू को 2 मीटर करता हूं तो आपको दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 4 गुना कम होगी। पहले भी थी ना, अब जो नई मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 4 गुना। अगर मैं उसी डायरेक्शन में रेडियस को 3 मीटर कर दूं तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 9 गुना कम हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि आर बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए इस तरीके से लिखा है। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, भाई ध्यान दीजिए प्लीज, जब इन तीनों कंबाइन करूंगा तो आपका क्या आएगा, डीबी इज डायरेक्टली इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, तो डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या है भैया, मैग्नेटिक कांस्टेंट, इसे कहते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन आएगी, या किसी भी चीज की कैलकुलेशन करनी है लेकिन वो मैग्नेटिक है, तो वहां पर आपको कांस्टेंट का इस्तेमाल आपको म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ही करना है। अब ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यही क्या कहना था भैया, बायट सेवर्ट्स लॉ। इसी का इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए भैया, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। ठीक है भैया, जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसके पीछे आप SI यूनिट भी लगाओगे ना, तो क्या लगाओगे, टेस्ला लगाओगे। अच्छा, अभी खैर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं इसके बाद ही बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अभी देखिए कुछ बात, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ, डिफरेंट फॉर्म तो अगली क्लास में, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट्स लॉ। जो हमने बायट सेवर्ट्स लॉ पढ़ा ना, उसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो भैया हम जानते हैं वी नो, क्या क्या निकाला बायट सेवर्ट्स लॉ, डीबी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आपको पता है वेक्टर फॉर्म, जब की बात करता हूं मैं, वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि मैं क्रॉस में लिखता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जो ये चीजें क्या है, वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। और अगर रिजल्ट आपका वेक्टर आता है, रिजल्ट क्या आता है आपका, तो वहां पर आप डॉट कर रहे हो तो चीजों के बीच में, या क्रॉस करते हो। अगर आपका रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, प्लीज, अगर आपका रिजल्ट वेक्टर आ रहा है तो वहां पर आपने डॉट किया या क्रॉस किया। क्रॉस किसके बीच में होता है, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में होता है, वेक्टर क्वांटिटी के बीच में होता है। अब एक चीज देखिए, ये तो वेक्टर है, ध्यान दीजिए, लेकिन यहां पर मैं ऐसी दो कौन सी क्वांटिटी है जिसके बीच में मैं क्रॉस करूं, नहीं, आई स्केलर है। देखिए डॉट और क्रॉस हमेशा वेक्टर के बीच में होता है, तो इसका मतलब मैं आई क्रॉस डीएल नहीं कर सकता। आई क्रॉस, मेरी बात समझिए भैया, जिसने 11th क्लास पढ़ रखा है, जिसको डॉट क्रॉस का ज्ञान है, उसको यह पता होगा कि क्रॉस हमेशा ए क्रॉस बी ही करता हूं और उससे रिजल्ट आता है सी वेक्टर। ठीक है, अगर स्केलर भी आते हैं, कोई चीज स्केलर ही आती है, फिर भी वो दो वेक्टर के ही डॉट से होती है। तो यहां पर तो रिजल्ट आपका वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब इधर जहां पर भी आप क्रॉस लिखोगे तो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लिखोगे ना। यहां पर ऐसे कौन से दो वेक्टर जिनके बीच में क्रॉस लिखा जाए,
एक तो मुझे पता है आइडियल एक खुद वेक्टर क्वांटिटी होता है, पीछे बताया मैंने, आइडियल एक खुद। दूसरी वेक्टर कौन सा होगा जिसके साथ मुझे क्रॉस करना है इसको, तो भैया आर होगा एक वेक्टर, लेकिन वो आर नीचे लगा हुआ है, अब क्रॉस करने के लिए दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो अब करते हैं इसको वेक्टर करने के लिए, नहीं करूंगा, हमारे पास एक तरीका उससे आसान है। आर रेडियस स्ट्रेट लाइन होती है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी डायरेक्शन यूनी होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है, और जिसकी एक सिंगल डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए भैया, चलो भैया भाई ध्यान दीजिए, नया चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से, किसी को अगर कम भी थोड़ी कम समझ में आती है ना, किसी का दिमाग मोटा है थोड़ा सा, ठीक है, ये नया चैप्टर है, अगर इसमें आप कोशिश करोगे, पहले वाले चैप्टर से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, आपने जो पहला दूसरा पढ़ा ना उससे कोई मतलब नहीं है इसका, तीसरे से भी थोड़ा बहुत लिंक होगा, वरना तो 1-8% ही लिंक होगा, बाकी इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये नया चैप्टर है, इसको आप नई तरीके से पढ़ोगे, अगर आपको 20% भी हो गया तो रिवीजन में मैं 80% ले आऊंगा उसको। ठीक है, तो इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा कर लो, कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, वरना टाइम ऐसे निकलेगा कि आपको खुद नहीं पता लगेगा कैसे निकला है। 4 महीने बीतने वाले हैं, आपको पता है। ठीक है, अरे कर दूंगा, टेंशन मतलब सितंबर तक पूरा हाथ बुक कर दूंगा। ठीक है, अरे अच्छा, पहली बुक ही करी हो, दूसरी बुक मची हो, कर देंगे ना। अब छठा, सातवां, आठवां, ये 1.5 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएंगे, इतने छोटे चैप्टर है। अब कह रहे छोटे चैप्टर है फिर भी कह रही है, हाँ ये हो जाएगा। चलो भैया ओए, मुद्दे पे आते हैं। तो अब आओ भाई प्लीज, हमें पता लग गया, ए कन्या सुनो, मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है इसकी, तो मैंने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं मैं, ये तो कर ही सकते हैं। तो डीवी कोस में क्या लगा, μ0 4 पाई आइडियल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, ये हो गया। अब हमें देखिए नीचे वाला, अगर मैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, पावर हाफ कर दूं, तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, या पावर 1 के अलावा कुछ और कर दो, तो वो चीज वेक्टर नहीं है, वो क्या कहलाती है, स्केलर। तो हम देख रहे हैं नीचे की पावर क्या है, आर की पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या है, स्केलर है। ये क्या है, आई आपको क्या है, स्केलर है। आपको पता है यहां पर आर की पावर 1 है और डीएल की पावर भी क्या है, 1 है, और ये दोनों ही क्या है, अब भी वेक्टर की तरह बिहेव करेंगी, इनका क्रॉस कर सकते हैं, तो भैया हो गया, आंसर आ जाएगा आपका। तो वेक्टर फॉर्म, और इस चीज को ध्यान रखना, भी क्वेश्चन कराऊंगा कैसे, डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में μ0 4 पाई, और इसको याद रखना आई अलग लिखो क्योंकि आई स्केलर क्वांटिटी होता है, डीएल वेक्टर है, आर भी क्या वेक्टर है। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे क्रॉस लगाऊंगा इनके बीच में या डॉट लगाऊंगा, कैसे पता, क्योंकि यहां पर साइन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ, रिजल्ट भी आपका क्या है, वेक्टर ही। जब सामने साइन लगाओ, पीछे क्या लगाओ, साइन लगाओ, तो उस साइन को हटाने के लिए आप डॉट का नहीं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हो, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, क्रॉस। अब वो साइन हट गया है, अब वो साइन हट चुका है, नीचे क्या होगा, आर क्यूब। ये होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सेवर्ट्स। अब आता हूं एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, हाँ हाँ हो गया, लास्ट है, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ ऊपर वाला जो पहले पेज पे, ओए हाँ तेरा वो सही चलता वो, देख लिया ओए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं करंट कैरिंग एलिमेंट है जो कहां रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर, कहां रखा हुआ है। अच्छा इसके ऊपर करंट की वैल्यू कितनी है भाई प्लीज, ओए इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर, कितना पास कर रहा है,
और ओ भाई प्लीज यार बोलिए मत प्लीज। इसकी लंबाई कितनी है, डीएल की लंबाई क्या है भैया, 1 सेंटीमीटर। क्या है, देखिए कह रहा है करंट कैरिंग एलिमेंट, केवल करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसके ऊपर करंट कितना है, और रखा कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। कह रहा है भैया बताइए कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसकी दूरी कितनी है 0.5 मीटर। क्या है, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी विद डायरेक्शन। तो भैया ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.4 है। ठीक है, हाँ आसान है, लेकिन करेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपके हाथ पैर कांप जाए इस फॉर्मूले को देख करके, लेकिन बहुत आसान है करना। कल दो क्वेश्चन अभी भेजूंगा मैं आपको, अभी लगे हाथ ही भेजूंगा, इसी के ऊपर भेज दे अभी। ठीक है, घर के लिए सोल्यूशन कैसे करेंगे देखो भैया। अच्छा एक चीज देखिए, ओ भाई यार इधर भी देख लो यार, आप तो सुअरबंदी कर रहे हो यार बिल्कुल एकदम यार। चाहते हो कि मैं आपको पेल दूं, ये डीएल 1 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं होती, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर क्या होगा -2 मीटर। ये एसआई यूनिट में दे रखा है। तो एक बात देखिए भैया, यहां पर डीएल वेक्टर क्या होगा, डीएल एक वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, डीएल का 10.2, और डायरेक्शन किसकी होगी, करंट कहां जा रहा है एक्स के लॉन्ग, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी एक्स के लॉन्ग। तो यहां पे लिख दो आई कैप, यानी डीएल वेक्टर की वैल्यू आपको पता लग गया 10⁻², आई कैप। अच्छा, आपको पता है ये आर है, ये क्या है आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड क्या है 0.5, और डायरेक्शन क्या है वाई के लॉन्ग, यानी जे कैप। क्या है जे कैप। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में, देखिए इसकी जो वैल्यू होगी, भाई प्लीज अभी तो मैंने यहां पे लिखवा दे रहा हूं साइड में, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷ क्या होती है, μ0/4 बाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। अगली क्लास में हम इसको डिटेल में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अभी इसको ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू क्या है, आपको फॉर्मूला क्या पता है, डीबी इक्वल्स में μ0/4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस अपॉन में आर क्यूब। चलो भैया इसकी वैल्यू क्या है -7, करंट कितना है 10, डीएल वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया 10⁻² आई कैप, 10⁻² आई कैप, और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया जे कैप, और नीचे क्या होगा भैया 0.5 का होल क्यूब। अब देखिए क्या करेंगे इसे, तो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, देखिए 10⁻⁷, 10⁻1, 10 तो क्या हो जाएगा भैया 10⁻−8 हो जाएगा। देखिए ये दोनों -9 और ये 10⁻1, तो -9 हो गया। ठीक है, और देखिए सुन लीजिए 10 सॉल्व हो चुका है, अब ये क्या बचा 0.5 गुणे में 0.5, किसका क्रॉस कर रहे हो भाई इधर देख ले, आई क्रॉस जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे क्या होता है के, अपॉन में 0.5 का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, अच्छा इससे एक कैंसिल कर दो, ये हटाई दो पूरा, ये क्या हुआ स्क्वायर बचा 3 था ना, तो ऊपर क्या बचेगा 10⁻⁷, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻8, और यहां पे आई क्रॉस जे क्या हो गया के, और 10⁻2, 10⁻2 का मतलब 0.25, इसे काटोगे तो क्या हुआ 100 बच गया, ऊपर 100 आ गया, ये क्या है 4 बार। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 4 × 10⁻⁸ टेस्ला के कैप। मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी 0.5 मीटर पर, वो कितनी होगी, इतनी जेड के लॉन्ग। ठीक है भैया, ऐसे बिल्कुल 2 क्वेश्चन में आपको भेजूंगा, 3 क्वेश्चन का ग्रुप है, इसे कॉपी कर लो। अगली क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।